नमस्कार मित्रों, मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी खूबसूरत झूठ सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। खूबसूरत झूठ। 6 बजने वाले थे। श्रीमान जी अलसाए से आराम कुर्सी से में लेटे हुए थे। आज घूमने नहीं जाना है क्या? मैंने पूछा। वे सुस्त आवाज़ में बोले, आज मन नहीं है। क्यों? वो छोटे सरकार तो कब से जूते मोजे पहनकर तैयार खड़े हैं, दादाजी की राह देख रहे हैं। मैंने उन्हें सूचित किया। वे चिढ़कर बोले, उसी वजह से तो आज घूमना कैंसिल कर दिया है। मैंने चौंक कर पूछा, मतलब तुम लोगों ने मेरे पीछे यह क्या पुछल्ला लगा दिया है? परेशान हो गया हूँ मैं। दिन भर की थकान मिटाने जरा पार्क में चला जाता हूँ। हम उम्र लोगों के साथ गपशप करके हल्का महसूस करना चाहता हूँ। तुम लोगों से यह देखा नहीं जाता। यह बला मेरे साथ लगा दी है। वे बहुत क्रोध में थे। धीरे बोलिए, बहू सुन लेगी। मेरी एक असफल कोशिश रही। सुन लेने दो, सचमुच तंग आ गया हूँ। लड़का 1 मिनट चैन से नहीं बैठता, न बैठने देता है। कभी फिसल पट्टी पर चढ़ जाएगा, कभी फव्वारे के पास खड़ा होकर भीगेगा, कभी फूल तोड़ेगा, कभी बगीचे के फाटक पर झूलेगा। उसके पीछे भागते भागते मेरी परेड हो जाती है। कल तो माथुर ने कहा भी कि भाई साहब, यह आयागिरी कहाँ से मोल ले ली आपने? वे बोले। उनका गुस्सा शांत न होता देख मैं कमरे से बाहर आ गई। देखा, ड्राइंग रूम में माँ बेटे दादाजी का इंतज़ार कर रहे थे। क्षण भर कुछ सोचती रही, फिर पास जाकर कहा, अंजू, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। तुम रजत को इनके साथ मत भेजा करो। दोनों के लौटने तक मेरी सांस अटकी रहती है। सड़क पर आजकल कैसी भीड़ होती है, देखती हो ना। ये 2 पहिए वाले और गजब करते हैं, और बच्चे तो वैसे ही चंचल होते हैं। इनसे ये संभलेगा थोड़े ही, पर उनसे मना करूँगी तो बुरा मान जाएंगी, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। यह सुन बहू बोली, पर अब यह तैयार हो गया है, मानेगा थोड़े ही। कोई बात नहीं, तुम ही नुक्कड़ तक घुमा लाओ, एक टॉफ़ी दिला देना, बहल जाएगा। मैंने बात संभाली। वे दोनों जब चले गए तो मैंने कमरे में आकर कहा, महाराज, लाइन क्लियर है, अब जल्दी से तैयार हो जाइए। वे उत्साहित हो उठ खड़े हो गए। सारी बुराइयों का ठीकरा मेरे ही सिर डाला करो। खुद मना करते नहीं बनता था। मेरी इस शिकायत पर उन्होंने कोई जवाब न देना उचित समझा। बस फटाफट कपड़े पहने और निकल गए। जिंदगी भर झूठ की खेती ही करती आ रही हूँ मैं। कभी बच्चों के लिए, कभी नौकरों के लिए, तो कभी बहू के लिए। हर बार दिमाग खपा कर कोई बहाना ढूंढना पड़ता है। बेबी सहेलियों के साथ सिनेमा जाती है तो उसकी किसी सखी का जन्मदिन मनाना पड़ता है। उन दिनों घर घर फ़ोन नहीं थे, इसलिए पोल खुलने का डर नहीं था। इतवार को राजू क्रिकेट खेलने के लिए दिन भर गायब होता तो उसके लिए गणित की एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ती। कभी बेबी अपनी पसंद से नई डिज़ाइन की ड्रेस खरीद लाती तो उसका श्रेय उसकी मौसी को देना पड़ता। अब भी इस झूठ से पीछा कहाँ छूटा है। महरी के हाथ से कोई प्लेट टूट जाती तो इल्ज़ाम अपने सिर ले लेती हूँ। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। महरी कहती है, अम्मा जी, सुबह से आप ही लगी हैं, भाभी जी अभी उठी नहीं क्या? तो मैं कहती हूँ, अरे रात को फिल्म देख कर आए हैं, 2 बजे तो लौटे हैं, अब देर से ही उठेंगे। वैसे भी आज छुट्टी है, नहीं तो रोज़ भागम भाग मची रहती है। मैं अपने विचारों में इतनी खो गई कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। राजू घर आया तब घड़ी की ओर देखा, फटाफट उसके लिए नाश्ता लगाया और चाय बना दी। अंजू कहाँ है? उसने पूछा। रजत को थोड़ा घुमाने ले गई है, मैंने बताया। अब जाने की क्या ज़रूरत थी, मॉल जाना ही है ना, वहीं से महीने भर का सामान भी ले आएंगे। उसकी इस बात का मैंने जवाब दिया, अरे वो बहुत जिदिया रहा था, मैंने ही कहा थोड़ा घुमा लाओ। तब तक अंजू लौट आई थी। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मॉल चलना है।
राजू ने उससे कहा। वह चिंतित होकर बोली, पर मैंने अभी खाने का तो कुछ बनाया ही नहीं, आज मॉल जाना रहने देते हैं। खाने का मैं देख लूँगी, तुम लोग हो आओ, नहीं तो बात फिर हफ्ते भर के लिए टल जाएगी, मैंने कहा। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। जाते समय कहने लगी, मम्मी जी आप लोग खाना खा लीजिएगा, हम लोग बाहर से कुछ खा कर ही लौटेंगे। उन लोगों के जाते ही मैंने सब्जी छौंकी, पुलाव चढ़ाया। मन हो रहा था कि इनके लिए बाद में गर्मा गर्म फुलके सेक दूं, पर जानती थी खाते समय ये बहू को कोसते रहेंगे। मुफ्त की महाराजिन मिल गई है, तुम्हें चूल्हा सौंप दिया है और चली मटर गश्ती करने, सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए इरादा बदल दिया और उसी समय फुलके सेक लिए। सब कुछ निपटा कर टीवी देखने बैठ गई। हमारे कमरे में अलग से टीवी है, पर कभी ठीक से देख ही नहीं पाती। हर सीरियल इन्हें बेवकूफ़ी भरा लगता है, पूरे समय इनकी कमेंट्री चलती रहती है। समाचार सुनते समय भी नेताओं को गाली देंगे और मैच देखेंगे तो खिलाड़ियों को कोसेंगे। जिंदगी भर हेड मास्टर रहे हैं, वे आदतें अब भी कायम हैं। ये घूम कर लौटे तो 8 बज चुके थे। मैं कहने वाली थी कि इतने दिनों की कसर आज ही निकाल ली क्या, पर चुप रही। चिढ़ गए तो खाने का कचरा हो जाएगा। आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ, मैंने कहा। तो बोल पड़े, और बाकी सब मॉल गए हैं, शायद वहीं से कुछ खा कर आएंगे, मैंने बताया। इन लोगों को तो मॉल जाने और बाहर खाने का बस बहाना चाहिए, नहीं तो सामान क्या किराने वाले के यहाँ नहीं मिलता, ये चिढ़कर बोले। गए हैं तो जाने दीजिए ना, हम दोनों के लिए बना कर गई है ना बहू। खाना खाते समय उन्होंने पूछा, तुम क्या कह रही थी, खाना बहू बना कर गई है? हाँ तो, मैंने झट से कहा। करेले? ऐसे करेले वह 7 जन्मों में नहीं बना सकती। मैं थोड़ा घबरा गई। बात संभालते हुए मैंने कहा, आप किसी बात से तो वह डरती है, कहती है पापा जी की ज़बान पर आपके हाथ का स्वाद ऐसा चढ़ा है कि किसी और के हाथ का उन्हें कुछ भाता ही नहीं। बहू तुम्हारी पक्की पॉलिटिशियन है। जरा सी तारीफ कर दी और सासू जी फूल कर कुप्पा। मम्मी जी आपके जैसी कटहल की सब्जी मुझसे नहीं बनती, आप बना देंगी? इतना सुनकर सासू माँ जुट जाएंगी मसाला पीसने में और वही बहू रानी पार्लर में। वे शिकायती लहजे में अविराम कहते रहे, झूठ मूठ ही सही, तारीफ तो करती है, औरों को तो यह भी नहीं आता, मैंने गुस्से में कहा। इस पर वे बोले, मेरे लिए कह रही हो ना, हर बात क्या कह कर बताना ज़रूरी है। मैंने आगे कुछ नहीं कहा। खाना खाने के बाद हम दोनों बरामदे में जाकर बैठ गए। उन लोगों के लौटने तक जागना तो था ही। वे लोग कोई 10:30 बजे लौटे। रजत तो सो ही गया था। मम्मी जी आप लोगों ने खाना खा लिया? बहू ने आते ही पूछा। हाँ बेटे, और करेले मैंने ज़रा ज़्यादा बना लिए थे, कल राजू के टिफ़िन में रख देना, उसके दोस्तों को बहुत पसंद है ना। सामान रखने के बाद राजू हम दोनों के पास आइसक्रीम के 2 कप लेकर आया। मम्मी यह आपका पसंदीदा बटर स्कॉच और पापा आपके लिए मैंगो, ये बुदबुदाए। मम्मी जी का पसंदीदा फ्लेवर तो पता है, पर पापा जी का पता नहीं है ना, तो कुछ भी मन से ले आते हैं, मैंने झट से विषय बदलते हुए कहा। अरे हमारे ज़माने में ये फ्लेवर वगैरह कहाँ होते थे, हम तो घर पर मशीन में आइसक्रीम बनाते थे, ढेर सारा दूध औटा कर रख लिया, बर्फ़ और नमक ले आए, बस हो गया काम। फिर मशीन बंद करके घुमाते थे, बड़ा मज़ा आता था। शुरू में हम लोग घुमाने के लिए खूब झगड़ते थे, पर जैसे जैसे आइसक्रीम जमने लगती थी, हैंडल भारी होता जाता था, पसीने छूट जाते थे। मैंने उसे बताया। मशीन कहाँ है, अब बेच दी? बहू ने पूछा। बेटा वह सब के यहाँ थोड़े ही होती थी, मोहल्ले में किसी एक के यहाँ होती थी, मांगे से घर घर जाती थी, बदले में मशीन के मालिक के यहाँ आइसक्रीम भेज देते थे, बस। बच्चों के जन्मदिन पर, परिणाम आने पर
या मेहमानों की खातिरदारी में साल में 4-5 बार आइसक्रीम बनती थी, मैंने कहा। बातों बातों में रात हो चली थी। हम सब अपने अपने कमरे में चले गए। मैं और ये जैसे ही कमरे में पहुँचे, इन्होंने तुरंत कहा, कितनी सफाई से झूठ बोलने लगी हो तुम। साल में कितनी बार आइसक्रीम बना डाली। मैंने खुद को सही ठहराते हुए कहा, तो क्या कहती कि ले देकर गर्मियों में एक बार बनती थी। आपकी खासकर राजू की इज्जत का कचरा करना है क्या मुझे। और झूठ की भली कही, वह तो मैं पूरी ज़िंदगी बोलती चली आ रही हूँ। मेरे पापों का हिसाब करते करते चित्रगुप्त जी की कॉपी भर गई होगी। पाप कैसा, इन्होंने पूछा। एक झूठ 100 पापों के बराबर होता है, मैंने कहा। इस पर ये कहने लगे, तब तो चित्रगुप्त जी की कॉपी ज़रूर भर गई होगी, बल्कि उन्हें सप्लीमेंट्री लेनी पड़ी होगी। आ गए ना मास्टरी पर, मैंने चिढ़ते हुए कहा। मास्टर हूँ तो क्या, तुम्हारे बेटे को इंजीनियर बनाया। और चित्रगुप्त की चिंता मत करो, उनकी कॉपी भर गई होगी, लेकिन तुम्हारे पापों से नहीं, पुण्यों की गिनती से, क्योंकि तुम्हारा एक झूठ 100 पुण्यों के बराबर होता है। मैं उन्हें अपलक देखती रह गई। आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, धन्यभाग। कभी कभी मैं भी झूठ बोल लेता हूँ, इन्होंने कहा और चादर सिर तक ओढ़ ली। भूले भटके बीवी की जरा सी तारीफ़ कर दी तो इसमें इतना झेपने जैसा क्या है, पर यह तो इनका स्वभाव ही ठहरा। अलविदा मित्रों, अगली कहानी में फिर मिलते हैं।